हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कहते हो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट क्या है हमारा, किस चीज का? वर्णमाला का। देखें, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि पहला क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? क्या अगर बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो बताइए कि जो सभी स्पर्शी क्या व्यंजन है, स्पर्श जो व्यंजन है वो किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, तो बताइए कौन से वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैम, कै में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए में आएंगे, ऑप्शन नंबर बी में आएंगे, ऑप्शन नंबर सी में आएंगे, या ऑप्शन नंबर डी में आएंगे। तो बताइए किस में आएंगे? तो ये हमारे आएंगे ऑप्शन नंबर किस में? सी में। कै में, चै और पै और दै, ये जो है ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे सभी किसमें आएंगे? ये स्पर्श व्यंजन वर्ग में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखें, अब देखिए आगे आगे है क्या, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, इसकी बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण जिन का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होते हुए मुख के स्थान विशेष क्या विशेष को स्पर्श करते हुए निकालती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अन्य विकल्प, प्रथम विकल्प क्या दिया है? प्रथम विकल्प ल रे वर्ण अंतस्तीय व्यंजन है तथा है एक ऊष्मीय व्यंजन है। द्वितीय विकल्प में यह और रे वर्ण अंतस्तीय व्यंजन है तथा से ऊष्मीय व्यंजन है। अब देखिए चौथे उसमें दिया गया जो फोर्थ ऑप्शन में विकल्प है, यह और है और सेवर्ण ये ऊष्मीय व्यंजन तथा रे जो है ये एक अंतस्तीय व्यंजन है। ठीक है, अंतस्तीय व्यंजन कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखें ये क्या, जो ये अड़े हैं, ये अड़े ये का उच्चारण स्थान क्या है? जो ये शब्द है ये अड़े, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कहाँ से होता है इसका उच्चारण स्थान? तो इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा नासिक्य से। कहाँ से होता है? नासिक्य से। अगर पूछा जाए कि नासिक्य से कितने शब्द बोले जाते हैं, तो ये हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो हमारा ये हो गया, एक तो हमारा ये हो गया, ठीक, और दूसरा हमारा एक ये अया हो गया, और क्या तीसरा हमारा अणय हो गया, और फोर्थ हमारा इसमें क्या होगा? न होएगा, और हमारा एक मैं होएगा। ठीक, बोला जाए कि नासिक के व्यंजन कितने हैं, तो 5। अगर पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर कितने होते, तो उच्चारण के आधार पर हमारे 6 होते हैं। जो छठा होता है वो हमारा ये वाला होता है। कौन सा वाला? जो छठा जो गिना जाएगा हमारा, तो ये कौन सा गिना जाता है? ये देखें कौन सा होता है छठा, ये वाला हमारा छठा होता है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। उच्चारण के आधार पर ये होता है हमारा, जिसके पूछ अंक के बिंदु होते हैं, ये किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर हमारा ये होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, बात करते हैं इसकी। देखें, नासिक के कितने होते हैं? हमारे 5 होते हैं तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इन वर्णों को क्या नासिक्य भी कहा जाता है? अन्य विकल्प देखो, तालव्य, तालव्य से कौन सी? छोटी ई, बड़ी, और चय वर्ग के सभी वर्ग, तथा से, य और से का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। मूर्धा, इसमें रै से ऋषि और टै वर्ग के सभी वर्ग आते हैं। रै और से का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांतों के साथ साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धा का स्पर्श करती है। अब बात करते कंठोष्टीय। कंठोष्टीय में कौन सा आता है? औ आता है, और ये औ जो बनता है किस किस से मिलता है? ए धन ऊ से मिलता है, छोटे ऊ से, तथा औ जो बनता है ए धन ओ से मिलकर बनता है। का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठोष्टीय से होता है। इसलिए इन वर्णों को क्या कंठोष्टीय भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगले क्वेश्चन पढ़े।
कह रहा है कि जो ये स है, ये ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जो स है ये स, इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दंत है, ऑप्शन नंबर बी है क्या है दंतालु, ऑप्शन नंबर सी है तालु, ऑप्शन नंबर डी है इसमें क्या हमारा मूर्धा। तो इसमें किसका पूछा है, स का पूछा है। तो स का स्थान हमारा क्या है, ये होगा हमारा क्या तालु। जो स का स्थान होगा ये हमारे किससे होता है, तालु से होता है। ठीक है, किससे होता है, ये हमारा तालु से होता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो अगर तालु से बात तालु से और किसकी बात कर दें, अगर हम तालु से और शब्द बोले तो इसमें देखो ये छोटी ई भी आती है। ठीक है, तालु में एक बड़ी ई आती है और यह भी इसी में आता है, किसमें तालु में। और ये जो च वर्ग के सभी वर्ग है ना, च वर्ग के ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे तालु में आते हैं। आगे बात करते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो देखते हैं। देखो तालु से जो से छोटी ई बड़ी ई और च वर्ग के सभी वर्ग, यह तथा से का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। अन्य विकल्प है कौन सा, दंतीय ल तथा ल तय वर्ग के सभी वर्ग, ल से का उच्चारण स्थान दंत है। इन वर्णों को दंतिया कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा दांतों में लगती है। मूर्धा, ये मूर्धा से क्या बोले जाता है, रे से ऋषि वाला ये, और टै वर्ग के सभी वर्ग, रे और से का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले इन वर्णों को क्या बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धा का स्पर्श करती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से स्वर नहीं है। किसकी बात करें, स्वर की। तो स्वर कौन सा नहीं है, आपको पता होगा स्वर कौन सा नहीं। ऑप्शन नंबर डी अइया जो है ये एक स्वर नहीं। ये क्या है, ये एक हमारा क्या है, नासिक क्या है ये हमारा एक क्या होगा, ये हमारा ये नासिक व्यंजन है। क्या है, नासिक व्यंजन। ठीक है, तो स्वर ये हमारे 3 हो गए। स्वर हमारे कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं हमारे स्वर, 11। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखें इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये देखो ये अड़े हैं, ये क्या है, एक व्यंजन है। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है। ठीक है, अब देखें अन्य विकल्प की बात करें कि अन्य विकल्प क्या है। देखें स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य अक्षर या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। उदाहरण यहाँ पे लिखे सारे हमारे क्या स्वर और औ होते हैं, औ है। ठीक है, तो ये हमारे स्वर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें। कह रहा है कि अर्ध विवृत स्वर बताना है। इनमें से कौन सा बताना है, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसमें औ होएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऊ है, बड़ा ऊ। ऑप्शन नंबर बी क्या ए, ऑप्शन नंबर ई क्या है, इसमें क्या होगा, आ होएगा। या ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, आई होगा। क्या बताना है हमें, अर्ध विवृत। बताइए कि अर्ध विवृत है कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं, कौन सा ऑप्शन नंबर होगा बताओ। तो अर्ध विवृत हमारा इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो ए जो है ये हमारा क्या है, अर्ध विवृत है। ठीक है, क्या है, अर्ध विवृत स्वर। अगर मैं बात करूं किसकी, अर्ध विवृत की, तो देखो इसमें और कौन कौन से आते हैं। इसमें एक तो हमारे ए क्या हो गया, ए हो गया। एक इसमें हमारा ए भी आता है और एक हमारा इसमें औ भी आता है। क्या आता है, औ। तो ये भी हमारे क्या है, एक अर्ध विवृत है। और एक इसमें ये आगत स्वर बोलते हैं ना इसे, ये भी हमारे किस में आता है, अर्ध विवृत में ही आता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, हम देखें आगे। देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हीं की बात करते हैं। कह रहे हैं क्या, अर्ध विवृत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण विवृत स्वर से थोड़ा नीचे और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक होने पर होता है उन्हें अर्ध विवृतकार का स्वर अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसमें ये 3 है, क्या ए आई और ओ। देखो अन्य विकल्प बड़ा ऊ, एक क्या है ये संवृत स्वर है। संवृत स्वर क्या है, ये संवृत स्वर है। आगे बात करते हैं संवृत स्वर की। समृत स्वर है, देखो समृत स्वर का अर्थ है कम खुला होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुला होता है क्या वे स्वर समृत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कितने होते हैं ये हमारे, कितने होते हैं,
चार होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब देखो आ की बात करें तो आ क्या है, एक विपरीत स्वर है। आ क्या है हमारा, एक विपरीत स्वर है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखे क्या, विपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं। विपरीत का अर्थ होता है अधिक खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत खुला होता है उन्हें विपरीत स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए कि जैसे आ एक विपरीत है, देखो ए ये अर्ध संवृत है, क्या ए, छोटी ए जो है ये क्या है, अर्ध समृत स्वर है। देखो अर्ध समृत स्वर, जिन स्वरों में मुख समृत स्वर से थोड़ा ऊपर खुलता है उन्हें अर्ध समृत स्वर कहते हैं। उदाहरण किसमें, दो हैं, कौन कौन से, ए और अ, ए और ओ। बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, क्या है वे बताना। ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी क्या समृत, ऑप्शन नंबर सी अनुनासिक, ऑप्शन नंबर डी क्या है निर्नुनासिक। क्या निर्नुनासिक, क्या पूछा है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलते तो वो क्या है, वे हमारे ऑप्शन नंबर डी होगा, वो है होंगे हमारे निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, क्या होंगे, निर्नुनासिक स्वर। देखे आगे, ये देखे यहाँ पर क्या है, अन्य विकल्प है। देखो वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार गोल होते हैं उन्हें क्या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ ओ, ये चार हमारे क्या होते हैं, वृत्ताकार स्वर। देखो समृत स्वर, जिसके उच्चारण में मुख द्वारा बंद रहता है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, समृत स्वर। कौन से होते हैं, समृत स्वर होते हैं। तो ठीक है, समृत स्वर होते हैं, पता होगा आपको कौन कौन से होते हैं समृत स्वर हमारे। देखो मैं बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। इसमें हमारा एक तो होगा छोटी ई, समृत में बड़ी ई, क्या होगा बड़ी ई, और एक होगा हमारा क्या छोटा ऊ, और एक ये हमारा बड़ा ऊ। तो ये हमारे क्या होते हैं, समृत स्वर होते हैं। कितने होती है इनकी संख्या, चार। आगे बात करते हैं किसके, अनुनासिक की। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। हंसना, आंख, ऊंट में है, सरसों परसों आदि क्या चंद्रबिंदु या केवल बिंदु या बिंदु आया है, वे क्या होते हैं हमारे अनुनासिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। बात करते हैं किसके, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद करिए। किसका, दीर्घ का क्या करना है, वर्ण विच्छेद। तो देखो ऑप्शन नंबर ए कैसे है, इसका होएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा होगा इसमें हमारा, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। किसका करना है, दीर्घ का। देखो द्र ये आदि द है, धन रेसी, धन आधा ग, धन ए, तो ये क्या है हमारा दीर्घ का संधि विच्छेद। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा, क्या लिखा है, ये कह रहा है कि उपरोक्त विकल्पों में दीर्घ का वर्ण छंद विच्छेद ये है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, वर्ण विच्छेद किसी शब्द वर्णों के साथ समूह को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को क्या वर्ण विच्छेद कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें, कह रहे हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुरु स्वर, ऑप्शन नंबर बी क्या लघु स्वर, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन नंबर डी क्या मूल स्वर। क्या पूछा है कि जिसमें एक मात्रा लगती है तो वो क्या होगा हमारा लघु स्वर होगा। कौन सा होगा, लघु स्वर होगा। ठीक है, लघु, इसमें हमारा लघु स्वर होगा। आगे बात करते हैं, देखें, कह रहे हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, ऊ और रैसे ऋषि। अन्य विकल्प, गुरु स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ को गुरु स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर की बात करें, वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है जो इस प्रकार हैं, कैसे, ए आई ओ और रैसे ऋषि। मूल स्वर, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वरों के सहायता से होती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं, जैसे ये 4 है। कितनी है इनकी मूल स्वरों की संख्या, 4। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतस्त्य और
अंतस्त्य और ऊष्मे वर्ण कितने हैं, अंतस्त्य और ऊष्मे वर्ण बताने हैं, कितने होते हैं अंतस्त्य। देखो अंतस्त्य कौन कौन से होते हैं, ये तो पता है आपको कौन सा होता है, यह, एक तो यह होगा, एक इसमें र होगा, एक इसमें हमारा ल होगा और एक इसमें हमारा वह होगा। तो ये देखो चार तो हमारे क्या होगा अंतस्त्य। अब ऊष्मे बताओ कि ऊष्मे हमारे कौन कौन से होते हैं, पता है आपको क्या ऊष्मे हमारे कौन कौन से होते हैं, क्या ऊष्मे व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताओ। देखो ऊष्मे व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो ये वाली से, और एक ये वाली से, और एक ये वाली से, और एक ये है। तो ये भी हमारे कितने हैं, चार है। दोनों को प्लस करके कितना होगा, आठ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। कितने होते हैं ये हमारे, आठ होते हैं। आगे बात करते हैं, देखे आगे कि अंतस्त्य और ऊष्मे वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, आठ होती है। देखो महत्वपूर्ण बिंदु, अंतस्त्य व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य स्थित हो उसे अंतस्त्य व्यंजन कहते हैं। यह र ल वे में अंतस्त्य व्यंजन है। ऊष्म ऊष्म क्या ऊष्म व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयवों से रगड़ रगड़ खाते हुए निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाती है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे, चार होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि र का विवरण, जो र है इस र का विवरण, र का विवरण कैसे होता है। देखो ऑप्शन नंबर ए है क्या, वत्स्य से लुंठित, सैघो से अल्पप्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या, वत्स्य पार्श्विक है, क्या सैगो से महाप्राण व्यंजन है। या तो ऑप्शन नंबर सी ये है, ऑप्शन नंबर डी है। तो बताओ इसमें कौन सा होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। कि रै को हम क्या कहते हैं, वत्सर्य भी कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं, और एक सैघोष भी और एक अल्पप्राण व्यंजन भी है। आगे बात करते हैं, देखो हाँ तो ये यहाँ पर इसके राय के बारे में बता रहा है कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखे, कह रहा है कि वत्सर्य व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे जिसे उच्चारित करने के लिए जीवा को ऊपर के वृत्तशरीय कटक से छुआ जाता है या पास लाया जाता है। लुंठित व्यंजन इसके उच्चारण में जीवा क्या वृत्तशरीय भाग की ओर उठती है। आगे है सैघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वतंत्रियों से कंपन करती हुई निकलती है उन्हें क्या घोष या सैघोष व्यंजन कहा जाता है। अल्पप्राण, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल कम होता है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें कह रहा है कि जो काकल्य वर्ण है कौन सा है, इनमें से काकल्य वर्ण किसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। क्या बताना, काकल्य वर्ण। तो काकल्य वर्ण हमारा इसमें है होगा, किसको बोला जाता है को हमारे को काकल्य वर्ण बोला जाता है। आगे देखते हैं, आगे है इसका कि काकल्य वर्ण जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से क्या कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। अन्य विकल्प यह तालव्य है। तालव्य कितने, छोटी ई बड़ी ई, और इसमें क्या आते हैं हमारे च वर्ग के सभी वर्ग आते हैं। यह और स का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को क्या तालव्य कहा जाता है। स एक दंतीय वर्ग है। दंतीय ल तय वर्ग के सभी वर्ग आते हैं। ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। इन वर्णों को दंतीय कहा जाता है। यानी कि एक होता है अण्य। अण्य क्या है, ये ऋ मूलधन, क्या है ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य में र से ऋषि ट वर्ग के सभी वर्ग, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धा का स्पर्श करती है। अब बात करते हैं किसके, अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यह का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो देखो ओष्ठ से है, दंत से है, मूर्धा से है या तालु से है। किसका उच्चारण स्थान, यह का। तो यह का उच्चारण स्थान होगा हमारा किससे, तालु से। किससे होगा, तालु से। किसका उच्चारण स्थान, यह का। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे देखें इसके कुछ पॉइंट, हाँ महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, वो देखें। जैसे कह रहे हैं
कहा है कि तालु, छोटी ई बड़ी और च वर्ग के सभी वर्ग, य तथा से का उच्चारण स्थान तालु है, तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। आगे है अन्य विकल्प, ओष्ठ से छोटा उ बड़ा उ और पै वर्ग के सभी वर्ग तथा उपध्वन्या का उच्चारण, क्या उपध्वन्या का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इन वर्णों को ओष्ठ्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं। क्या है आगे है दंत्य ल, तय वर्ग के ल से का उच्चारण स्थान दंत है, इन वर्णों को दंत्य कहा जाता है। मूर्धा र से ऋषि र, तय वर्ग के सभी वर्ग, र से का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांतों के साथ बाहर खुरदरे भाग को क्या मूर्धा का स्पर्श करती है। अब बात करते हैं किसके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे, देखें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। कुल पूछ रहा है वो, कुल आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या बतानी है। पूछा जाए वर्णों की नहीं, कुल वर्णों की, तो ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर सी बी 13, ऑप्शन नंबर डी 11, ऑप्शन नंबर डी 13। तो इसमें कुल पूछा है तो कुल कितनी हमारी होगी 13। पूछा जाए खाली स्वरों की संख्या तो उसमें 11। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी हमारी 13। 13 में यानी कि 11 तो पता है, बाद में हमारे दो ये जुड़ जाते हैं और विसर्ग। ठीक है, तो ये दो हो गए हमारे इसमें। अब देखें आगे, ये देखें यहाँ पर कह रहा है कि महत्वपूर्ण उच्चारण के काल के आधार पर कुल स्वरों की संख्या 11 होती है और अनुस्वर और विसर्ग ये को अन्य श्रेणी आयोग वहां में रखा जाता है जिनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, तो इन्हें मिलाकर कितनी होगी 13। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए कह रहा है हिंदी की जो ठ ध्वनि है क्या है, ठ ये कंठीय है, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठीय। देखो क्या है ये हमारी, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किससे बोली जाती है, मूर्धन्य से बोली जाती है। किससे बोली जाती है, ये हमारी मूर्धन्य से बोली जाती है, पता है, और मूर्धन्य से बोली जाती है। कौन सी ठ, इसमें और कौन कौन सी आती है हमारे, देखो ये ट वर्ग के सभी वर्ग जो आते हैं, ये ट वर्ग के सभी इसी में आते हैं, किसमें, मूर्धन्य। और मूर्धन्य में हमारा एक ये र से ऋषि आता है, एक र आता है, एक हमारा इसमें स, ये भी हमारा किस में आता, मूर्धन्य में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखें इसके कुछ। हाँ, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। देखो ये कारण मूर्धन्य र से ऋषि र ट वर्ग के सभी वर्ग, र से का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। अन्य विकल्प कंठीय से आ कै के सभी वर्ग और है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठीय कहा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा कांठ का स्पर्श करती है। आगे है तालव्य, तालव्य छोटी ई बड़ी और च वर्ग के सभी वर्गीय और स का उच्चारण स्थान तालु है, तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा मुख के ऊपरी चिकने भाग तालु का स्पर्श करती है। अब देखते हैं ओष्ठीय, छोटा उ बड़ा उ तथा पैस वर्ग के सभी वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन वर्णों का ओष्ठ्य कहा जाता है। इन वर्णों को क्या कहा जाता है, ओष्ठ्य कहा जाता है। आगे बात करते हैं किसके, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है। कौन सा बताना है, स्पर्शी और संघर्षी बताना है। कौन सा व्यंजन, देखो पहला ऑप्शन नंबर है इसमें जय, ऑप्शन नंबर बी है से, ऑप्शन नंबर सी है इसमें ले, ऑप्शन नंबर डी है इसमें र। तो इसमें क्या होगा हमारा बताओ, तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है एक हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन भी है और ये संघर्षी व्यंजन भी है। कैसा है, ये स्पर्शी व्यंजन भी है और ये संघर्षी व्यंजन भी है। ठीक है, अगर मैं बात कर तो किसकी, स्पर्शी व्यंजन पूछा जाए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये हमारी कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है स्पर्शों की, 25 संख्या होती है इनकी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, संघर्षी स्पर्शों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, आगे देखें। अब देखें यहाँ पर है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखो, स्पर्श संघर्षी इनके उच्चारण में उच्चारण अव्यय और
सहसा खुलने की बजाय बजाय धीरे धीरे खुलते हैं। च, छ, झ, य। अन्य विकल्प ऊष्म संघर्षी स है। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयवों उससे रगड़ खाते हुए निकलते हैं, जैसे से और है। पार्श्विक कौन सा है? ल। इसके उच्चारण में श्वास वायु जीवा के दोनों प्रसवों बगल से निकलती है। लुंठित क्या है? एक रह। इसके उच्चारण में जीवा क्या वात्सल्य भाग की ओर उठती है। आगे बात करते हैं किसकी? अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख, कह रहा है कि निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ग, ऑप्शन नंबर बी जय, ऑप्शन नंबर सी ट, ऑप्शन नंबर डी क्या है? त। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है? जय। जय एक क्या है? तालव्य ध्वनि है। देखो आगे है तालव्य, ये देखो ये तालव्य है। तालव्य ध्वनि कौन कौन सी है? इसमें ये छोटी ये च वर्ग के सभी ये दिए गए हैं वर्ग हैं, ये और सही ये तालव्य स्थान से। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कई बार। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को क्या तालव्य कहा जाता है? इनके उच्चारण में जीवा मुख के ऊपरी ऊपरी चिकने भाग तालु का स्पर्श करती है। अन्य विकल्प है ग जो है कंठीय ध्वनि है। कंठीय ध्वनि कंठीय जो होते हैं ए होती है, आ होते हैं और कै वर्ग के सभी वर्ग इसी के होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कई है। ठीक है, अब यहाँ पर है टैवर्ग मूर्धन्य बता रखा है। मूर्धन्य में कौन कौन से तरह से ऋषि टैवर्ग के, ये भी मैंने आपको सब पहले बता दिया था। ठीक है, ये इसकी क्या यहाँ पर परिभाषा है कि मूर्धन्य कैसे बोला जाए। तय जो है ये एक दंत्य कैसे दंत्य ध्वनि है, ये भी आपको मैंने पिछली बार भी बता दिया है पीछे भी। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो देखें। कह रहा है कि ढक्कन होता है। ढक्कन किस प्रकार की ध्वनि है? ये किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए पार्श्व, ऑप्शन नंबर बी क्या उच्छिप्त, ऑप्शन नंबर डी लुंठित, या ऑप्शन नंबर डी युक्त में से कोई नहीं। तो क्या है ये हमारी कौन सी बतानी है? ढक्कन बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको पता है? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम याद रखना, उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है किसको? इसी को। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये देखते हैं। कह रहे हैं कि उच्छिप्त ढक्कन जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा नोक कठोर तालु के साथ झटके से टकराकर नीचे आती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। अन्य विकल्प लय एक क्या पार्श्विक लय है। इसके उच्चारण में श्वास वायु जीवा के दोनों प्रसव बगलों से निकलती है। लुंठित एक रै वर्ग है। क्या है? लय है। लुंठित क्या है? रै। आगे बात करते हैं, देखें। कह रहा है कि वह वर्ण बताइए जो मूर्धन्य सघोष और अल्पप्राण तीनों है। क्या है? जो अल्पप्राण तीनों है। बताओ कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए है क्या? ख, ऑप्शन नंबर डी ढ, ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर डी कौन सा? अड़ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ये जो है एक हमारा क्या है? मूर्धन्य भी है और सघोष भी है, और ये हमारा क्या है? अल्पप्राण भी है। अब देखो मूर्धन्य की तो आपको पता है कि मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं, किस वर्ग में आते हैं मूर्धन्य? मूर्धन्य जो आते हैं ये हमारे ट वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? ट वर्ग में। ठीक है, ये आपको पता है, मैंने बता दिया। अब देखो सघोष, मैं बताती हूँ कि सघोष किसे कहते हैं, किसकी बात करते हैं। इसको सघोष या फिर हम घोषी बोल देते हैं। किसको? सघोष के बारे में बता रही हूँ मैं, सघोष। तो देखो इसकी अगर मैं छोटी सी आपको ऐसी परिभाषा बताती तो क्या है? ये कह रहा है कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर इसके बीच से हवा निकल जाती है। क्या? इसके बीच से हवा निकल जाती है। तो ये क्या होते हैं? हमारे सघोष। सघोष में कौन कौन से वर्ग आते हैं? देखो इसमें तीसरा आता है। कौन सा? तीसरा वर्ग। और इसमें हमारा कौन सा? एक चौथा वर्ग, और एक कौन सा? इसमें हमारा पांचवा वर्ग। ये हमारे सघोष में आते हैं। ठीक है, या फिर इनको हम घोष भी बोलते हैं ये। और इसमें चार हमारे कौन से आते हैं? ये रह यानी कि अंतस्थ व्यंजन जो है ये भी हमारे इसी में आते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये और एक रे और ल और व, ये भी हमारे इसी में आते हैं। और एक प्लस है जो है ये भी, अगर हम है की बात करें तो इसको हम अली जीवा भी बोलते हैं। किसको? है को जो हम अली जीवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें और इसमें हमारे सभी क्या आते हैं? इसमें जो आते हैं हमारे सभी स्वर।
क्या आते हैं, सभी स्वर भी हमारे इसी में आते हैं। ठीक है, तो अगर इन्हें हम टोटल जोड़ें तो किसकी सहघोष की संख्या कितनी होती है, तो ये हमारी कुल संख्या 31 होती है। ठीक है, सहघोष बोल दें या फिर इनको घोष बोल दें। ठीक, आगे है क्या, अल्पप्राण। अच्छा, अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण देखो किसे कहते हैं, इसकी मैं ऐसी परिभाषा बताती हूँ आपको। अल्पप्राण कहते हैं जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, यानी कि कम सांस निकले, इसको हम अल्पप्राण बोलते हैं। यानी कि कम प्राण वायु की आवश्यकता हो तो इनको क्या हम अल्पप्राण बोलते हैं। तो देखो, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, अल्पप्राण की, तो अल्पप्राण में क्या क्या आता है वो देखें। तो देखो, अल्पप्राण में पहला वर्ग प्लस कौन सा, दूसरा वर्ग, कौन सा, दूसरा वर्ग प्लस इसमें, और कौन सा आता है, पांचवा वर्ग। कौन सा आता है इसमें, पांचवा। ठीक है, हाँ, कौन सा आता है इसमें, एक पांचवा आता है। ठीक है, किस में आते हैं ये, हमारे इसमें आते हैं, किसमें, अल्पप्राण में। और इसमें एक आता है हमारा कौन सा, अ अंतस्तीय व्यंजन भी हमारे इसी में आते हैं। कौन से, अंतस्तीय व्यंजन, जो मैंने अभी बताए थे, कौन से, ये रे, ये रे, ले और वे, ये भी हमारे इसी में आते हैं। और इसमें एक आता है एक हमारा प्लस, ये अड़े, क्या आता है, अड़े, ये भी आता है इसमें, अड़े, ये वाला। ठीक है, और इसमें क्या आते हैं, इसमें भी हमारे क्या, सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं इसमें, हमारे सभी स्वर आते हैं। क्या, सभी स्वर आते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर पूछा जाए कि अल्पप्राणों की भी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी भी कुल संख्या कितनी होगी, 31 होगी। कितनी होगी, 31। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके कुछ, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये भी सब ये मैंने आपको करा दिया कि ये कह रहा है कि ड वर्ण मूर्धन्य, सहघोष और प्राण तीनों होता है, अर्थात ड वर्ग के उच्चारण स्थान मूर्ध है, इसके उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन होता है तथा इसके उच्चारण मुख से कम हवा निकलती है। महत्वपूर्ण बिंदु मूर्धन्य, ये मैंने आपको बता दी, ट वर्ग है, ये मैंने पीछे की वीडियो में सब इसकी परिभाषा बता दी थी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है क्या, अन्य विकल्प है। ये देखो, ख जो है, ख वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है तथा यह अल्पप्राण और सहघोष वर्ण है। अब देखो, ढक्कन वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है तथा यह महाप्राण और सहघोष वर्ण है। पै वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तथा यह अघोष और अल्पप्राण वर्ण है। क्या है, वर्ण है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है कि निम्न में से, किसमें से, निम्न में से ऐसा कौन सा वर्ण है जिससे कोई शब्द शुरू नहीं होता। किससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, देखो, से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, क्या, श्रेय से, किससे, श्रेय से, ऑप्शन नंबर डी, अणय से, ऑप्शन नंबर टी, किससे, त्रय से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। तो देखिए ये क्या है, इससे हमारा कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, किससे, अणय से। किससे नहीं होता, अणय से। ठीक है, ये क्या, इसे हम नासिक्य भी बोलते हैं। ठीक है, आगे है क्या, हाँ, ये अन्य विकल्प है। यहाँ पर देखें, अन्य विकल्प क्या क्या हमारे, ये देखें, कह रहा है स वर्ण से शुरू होने वाले शब्द जैसे सन, षटकोण और षड्यंत्र और षष्ठी आदि आते हैं। अब देखो, श्रय वर्ण से शुरू होने वाले श्रम, श्रामिक, श्रवण आदि, ये सब इसी से आते हैं। त्रय वर्ण से शुरू होने वाले त्रिकोण, त्रिकोणमिति, त्रयोदशी आदि, ये सब दीदी से आते हैं। बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो देखें, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि कोई स्वर नहीं है, इनमें से क्या बताना है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें कह रहा है कि कोई भी स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या, अघोष, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी क्या, मौखिक। कोई भी स्वर नहीं है, तो इसमें महाप्राण जो है ये स्वर नहीं है, इसमें क्या, स्वर नहीं आते। ठीक है, यानी कि इसमें भी स्वर नहीं आता। ठीक है, इसमें महाप्राण में स्वर नहीं आते। आगे बात करते हैं, देखें, महत्वपूर्ण बिंदु, अघोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। हिंदी की अघोष ध्वनियां हैं कैसी, 5। ये कैचेट है, तय, ये सब हमारे वर्गों के पहले तथा दूसरे व्यंजन है तथा स है, श, ये भी महाप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में हाकार जैसी ध्वनियां विशेष रूप में निकलती हैं तथा श्वास भी निकालती हैं। प्रति एक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके दो उच्चारण स्थान नहीं है, जिसके दो उच्चारण स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वह, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर बी है औ, ऑप्शन नंबर डी है क्या झ, क्या झ, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं झ झंडा। ठीक, तो किस क्या बोला है इसने, दो उच्चारण स्थान नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, इसके दो उच्चारण स्थान नहीं है। देखो आगे बात करते हैं, ये देखें विकल्प, अन्य विकल्प है वह वर्ण के उच्चारण में दो उच्चारण स्थान होते हैं दंत प्लस ओष्ठ। ये के ये वर्ण के में दो उच्चारण स्थान का प्रयोग होता है कंठ प्लस तालु। औ वर्ण के उच्चारण में दो उच्चारण स्थान का प्रयोग होता है ओष्ठ प्लस कंठ है, किसका ओष्ठ प्लस कंठ का। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखें कह रहा है चय वर्ग के अलावा निम्न में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान तालु है, किसके चय वर्ग के। देखो ऑप्शन नंबर ए ग, ऑप्शन नंबर बी रे, ऑप्शन नंबर सी कै, ऑप्शन नंबर डी क्या है यह, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यह। ठीक है, क्या होगा यह। आगे बात करते हैं, अगले उस देखते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण बिंदु है तालु। तालु से ये मैंने सब आपको बता दिया पहले कौन कौन से बोले जाते हैं, इसकी परिभाषा। अन्य विकल्प है ग वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, रे वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है, कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्न में से क्या, निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक स्वर है। अनुनासिक स्वर तो दो ऑप्शन नंबर है रात्रि, ऑप्शन नंबर बी जगत, ऑप्शन नंबर सी दांत, ऑप्शन नंबर डी क्या उधर, तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी है। अलग ही दिख रहा है हमारा क्या अनुनासिक, तो इसमें क्या है दांत में हमारा अनुनासिक है। आगे बात करते हैं, देखें ये इसके यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी बिंदु दे रखे, कह रहा दांत में अनुनासिक स्वर लगा है, दांत शब्द में लगा है क्या, ये चंद्र बिंदु ये शब्द अनुनासिक है क्योंकि इसके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। महत्वपूर्ण बिंदु अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। तो अनुनासिक कितने होते हैं हमारे, दो। कितने होते हैं, दो। पता हो ये सबको आपको। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्वर में हवा सिर्फ मुंह से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर बी ओ, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो क्या पूछा इसने, क्वेश्चन क्या है हमारे, किस स्वर में हवा सिर्फ मुंह से निकलती है, तो इसमें सभी में से हवा हमारे मुंह से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, मुंह से निकलती है। आगे है देखो ये दे रखा है ए आ ए ओ, इन तीनों वर्णों के उच्चारण में हवा सिर्फ मुंह से निकलती है, इन्हें निर्नुनासिक स्वर भी कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु निर्नुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा सिर्फ मुंह से निकलती है उन्हें हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे ए ई छोटा ऊ, तो ये क्या हमारे निर्नुनासिक स्वर है। अब देखें आगे बात करें, कह रहा है कि अल्पप्राण ध्वनियां स्पर्श व्यंजनों के वर्गीकरण में किस वर्ण से संबंधित है। कौन सी, अल्पप्राण। तो अल्पप्राण ध्वनि बतानी है हमें। अल्पप्राण मैंने बताई थी कौन कौन से, देखो ऑप्शन नंबर ए है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर बी दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी पहला तीसरा पांचवा, ऑप्शन नंबर डी तीसरा चौथा कौन सा पांचवा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें पहला तीसरा पांचवा वर्ग आएगा किसमें, अल्पप्राण में। ठीक है, कितना आएगा अल्पप्राण में आएंगे, ये यहाँ पर इसका दे रखा है देखो। अल्प प्राण ध्वनियां स्पर्श व्यंजनों के वर्गीकरण में पहले तीसरे और पांचवें वर्ग के अंतर्गत आती है, जिसे पहले वर्ग में कै कै चय वर्ग, तीसरे वर्ग में गै जय वर्ग तथा पांचवें वर्ग में अय नय वर्ग सभी अल्पप्राण ध्वनियां हैं। महत्वपूर्ण बिंदु अल्पप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ये क्या है, चार होते हैं। स्पर्शी व्यंजन व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ण के उच्चारण में किन उच्चारण स्थान का प्रयोग होता है।
ऑप्शन नंबर ए कंठ प्लस तालु का, ऑप्शन नंबर बी तालु प्लस ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ प्लस क्या मूर्धा का, ऑप्शन नंबर डी दंत या मूर्धा का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, किस किस का, कंठ और तालु का होता है। आगे देखें, आगे है कह रहे हैं ए वर्ग के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थान का प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण बिंदु कंठ तालु ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है तथा इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। ए तथा ई के संयोग से ए एवं ए तथा ए के संयोग से बने हैं, अतः इनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है। आगे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि रै का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं क्या, रैफ, या फिर हलंत, विसर्ग, या क्या लुंठित? तो उसे हम रैफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रैफ कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर है कि विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन और उसका उच्चारण है की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है, हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है। लुंठित स्वर जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे, वह लुंठित है। हलंत इसका उपयोग व्यंजन और स्वर रहित लिखने के लिए किया जाता है। तो ये आज हमने किसके वर्णमाला के क्वेश्चन करे थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।